सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वेक्टर 04, जिसमें हम आज बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सदिशों का वियोजन के बारे में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, देखो, इन एडिशन वी फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये तो पता ही है, यही हमने। दूसरा है, बट इन रिजोल्यूशन वी हैव ए वेक्टर एंड वी रिजोल्व, यानी रिजोल्व मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, दिस वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, फिर इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। तो देखो, ये जो दोनों पॉइंट मैंने लिखाए हैं, इनको नोट कर लिया होगा। अब चलो इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो, वेक्टर एडिशन में हम क्या करते थे, हमारे पास दो वेक्टर होते थे। एक मान लो ये ए वेक्टर है, और ये दूसरा वेक्टर मान लो बी वेक्टर है। ओके, तो अब इन इनके जो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इनसे होकर एक विकर्ण निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। मतलब ए और बी वेक्टर का ये क्या है, परिणामी, रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सदिशों का वियोजन होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, हमारे पास ये एक वेक्टर होता है, और इसको हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। मान लो ये वेक्टर जो है, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका कुछ पार्ट किधर होगा, अक्ष में, अक्ष एक्सिस में होगा, और इसका कुछ पार्ट किधर होगा, वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। और अगर ये वाई जेड प्लेन में होता, मान लो ये वाई जेड प्लेन है, इधर मान लो ये जेड है, इधर ही वाई वाई है, तो इसका कुछ पार्ट वाई में होता और इसका कुछ पार्ट जेड में होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका कुछ इफेक्ट वाई में है, इसका कुछ इफेक्ट जेड में है, इसका कुछ इफेक्ट अक्ष में है, इसका कुछ इफेक्ट वाई में है। तो ये होता है सदिशों का वियोजन। अब इस चीज में कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया देखो, ये हम जैसे मान लो ये वेक्टर है, आर वेक्टर जो हमें मिला है, इसके कंपोनेंट क्या ये नहीं हो सकते क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर? ऐसा माइंड में कभी कंफ्यूजन कभी मत लाना। अगर देखो, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो, याद रखना हमेशा, जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। ये मैं बताऊंगा कि 90 डिग्री पे ही क्यों लेते हैं, ठीक है। और ये जो आर वेक्टर है, इस पे ये जो इसके कंपोनेंट, मान लो ये आर वेक्टर है, और इसके कंपोनेंट्स हैं आर एक्स और ये आर वाई। ठीक है, ये जो हमने जो वेक्टर लिया है, रिजल्टेंट वेक्टर, ये आर वेक्टर जो भी वेक्टर लिया है हमने, ये है 2 डायमेंशनल। अगर हम बात करें 3 डायमेंशन में, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें अक्स, वाई और जेड, 3 एक्सिस होंगी। तो इसका जो इफेक्ट होगा, वो अक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। तो अभी हम एक्स वाई प्लेन में ही बात कर रहे हैं। तो ये आर वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, ये हमेशा 90 डिग्री पे ही होते हैं। और ये जो आर एक्स है और आर वाई जो है, वो आर वेक्टर पे डिपेंड करते हैं। इनसे जो एंगल बना हुआ है उस पे मान लो ये 60 डिग्री है, तो इस पे एंगल पे भी डिपेंड करते हैं। बट ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनको हम आर वेक्टर कंपोनेंट समझ रहे हैं कि यार क्या ये आर वेक्टर के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये इनसे ही मिलकर बना हुआ है, तो क्या हम वापस आर वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर तोड़ सकते हैं? तो क्योंकि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आर पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, ए वेक्टर और बी वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, मतलब आर वेक्टर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। उल्टा आर जो है वो ए और बी पे डिपेंड करता है। बट ये जो आर एक्स और आर वाई है, जो आर की कंपोनेंट है, वो इस पे डिपेंड करते हैं, इससे बने हुए एंगल पे डिपेंड करते हैं। और इनको हमेशा 90 डिग्री पे ही रखा जाता है। ये जरूरी नहीं 90 डिग्री पे ही हो, ये हो सकता है 60 डिग्री पे हो दोनों, ठीक है। बट आर एक्स और आर वाई जो है वो हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। 90 डिग्री पे क्यों होते हैं ये? क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है कि हमेशा क्या इसका इफेक्ट, इसका मतलब ये जो है आर वाई, वो इसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री से कम हुआ तो इसको, ये जो आर वाई है वो आर एक्स को इफेक्ट करेगा, या आर एक्स आर वाई को इफेक्ट करेगा। हाँ, तो इसलिए इनको 90 डिग्री पे रखा जाता है। कैसे इफेक्ट करता है, चलो देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो मैंने ये एक आर वेक्टर है, और ठीक है, इसका एक कंपोनेंट है इधर आर एक्स, और ये इधर एक इसका कंपोनेंट है आर वाई। ये एक्चुअली में होता है इसे आर वेक्टर, इसका कंपोनेंट आर एक्स और इसका कंपोनेंट इससे ठीक 90 डिग्री पे आर वाई।
ये 90 डिग्री एंगल है। एक्चुअल में ये होता है, बट हम एग्जांपल के लिए मान रहे हैं कि मान लो इनके बीच 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल है। तो अभी चलो मैंने अभी ये बताया नहीं कि अभी हम बात करेंगे इस चीज पे कि ये एक आर वेक्टर होता है और इससे यहाँ पे एक लंब डालते हैं इधर। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे। बट अभी एक बार सिर्फ ये जान लो कि इनके बीच 90 डिग्री ही क्यों होता है। अगर 90 डिग्री ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इनके बीच मान लो 60 डिग्री एंगल है। तो आर, हमें इस आर वेक्टर का इधर कंपोनेंट लेना है आर एक्स। तो अभी बात करेंगे कि ये कैसे आता है। आर एक्स जो होता है वो आर कोस जो एंगल है 60 डिग्री है, ऐसा होता है। आर वाई जो है वो होता है आर साइन 60 डिग्री, मतलब जो भी यहाँ से एंगल बना हुआ है। ठीक है, इनके बीच, अच्छा इनके बीच एंगल ये है ना, चलो इनके बीच हमने 30 डिग्री ले लिया, तो ये 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल। ये जो एंगल यहाँ पे लिखा जाता है ना, ये आर वेक्टर से इधर कितना एंगल बना रहा है इसका एक कंपोनेंट, या एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो लेते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री तो इन दोनों के बीच एंगल है आर एक्स और वाई, आर वाई के। तो हमें ये वाला नहीं लेना, ये जो हमने बनाया 30 डिग्री वाला ये लेना है। तो अभी ये कह सकते हो, देखो आर वाई का कंपोनेंट ये आर वाई है। अब ये आर वाई इसको कैसे इफेक्ट करेगा। देखो हमें ये एंगल पता है 60 डिग्री, तो आर वाई इस साइड अपना इफेक्ट दिखाएगा आर एक्स में। मतलब ये कह सकते हो कि आर वाई को 60 हो जाएगा, आर वाई को 60। ये आर कोस 30 हुआ, ये आर वाई को 60 हो जाएगा। तो ये हमें आर वेक्टर के कंपोनेंट्स ठीक से मिले ही नहीं। ये आर वाई को देख लो, अभी आर एक्स है, तो आर एक्स का कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। देखो आर, हमें ये एंगल पता है 60 डिग्री है, तो आर एक्स को 60। तो हमें हमें तो चाहिए आर वेक्टर के कंपोनेंट, बट ये फालतू का कचरा सा हो गया। और देखो एक चीज, जो मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हुआ, ये टोटल एंगल 60 डिग्री है। ये 30 डिग्री है तो ऊपर वाला भी 30 डिग्री। तो और देखो, हाँ, ये क्या होता है आर साइन 30। आर वाई जो होता है वो आर साइन 30 होता है, ये हम बात करेंगे अच्छे से समझेंगे। और आर एक्स होता है आर कोस 30। ठीक है, अब हमें ये एंगल पता है, आर सी एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर वाई आर कोस 30। मतलब आर वाई जो है वो आर कोस 30 भी आ रहा है, और आर वाई आर साइन 30 भी आ रहा है। मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ए 1/2, 1/2 आर। मतलब आर वाई जो है वो 1/2 साइन आर भी आ रहा है, और आर वाई कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 आर। मतलब आर वाई जो है वो 1/2 आर भी आ रहा है, √3/2 आर है। तो कौन सा सही है तो फालतू का कचरा सा हो गया। तो हम इसको अच्छे से समझ ही नहीं पाते कि यार ये क्या हो रहा है, फालतू का कचरा सा हो गया नहीं है। तो इसलिए इसको 90 डिग्री पे ही हम लेते हैं। कंपोनेंट जो है वो 90 डिग्री पे लेते हैं कि एक दूसरे को किसी भी तरीके से इफेक्ट ना करे। मान लो ये आर वेक्टर है और इधर इसका कंपोनेंट है वो आर एक्स है, और इसका कंपोनेंट आर वाई है। ये आर वेक्टर है, इसका यहाँ से एंगल मान लो 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे ये कितना हो गया 60 डिग्री। आर एक्स को हम कैसे लिखते हैं, आर कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये आर एक्स को कैसे कोस में लिखा, ये साइन में कैसे, ये अभी बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, आर साइन 30 डिग्री, आर एक्स होता है वो आर कोस 60 डिग्री, नहीं सॉरी 30 डिग्री, और ये साइन 30। तो अब हमें ये एंगल पता है आर से कितना है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कितना, आर कोस 60 डिग्री। दोनों सेम ही तो है, 1/2 आर, तो आर है ना वैल्यू 37, 1/2 और कोस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है, और इसकी क्या हो जाएगी √3/2 आर। तो हमें ये आर के कंपोनेंट मिल जाते हैं, और ये एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको 90 डिग्री पे लेते हैं। एक चीज और देखो, ये आर वेक्टर है, मान लो ये आर कोई वेक्टर है, और इसका एक कंपोनेंट हमने 90 डिग्री पे ले लिया, पूरा पूरा 90। ठीक है, 90 या 90 से भी ज्यादा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम सदिशों का वियोजन, अभी हम जैसे इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, तो ये कोस, साइन और कोस में ये जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं साइन और कोस के फॉर्म में आते हैं। जब ये 90 डिग्री बन गया तो ये साइन और कोस का मतलब ही नहीं निकलता है, साइन कोस बनेंगे नहीं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब एक्चुअल में हम स्टडी करते हैं तो
ये आर वेक्टर, ये कोई वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम इससे आर वेक्टर से ये एक्स एक्सिस है ना, इस पे लंब डालते हैं 90 डिग्री बनाते हुए। लंब को इंग्लिश में पता है ना क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, आर वेक्टर से वाई एक्सिस पे भी लंब ड्रॉ करते हैं, इधर से 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, तो ये कर्ण होता है, और ये हमने मान लिया आर एक्स, और ये होता है आर वाई। ये वाला ट्राइंगल लोगे तो भी इसके सामने ये वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस। यहाँ से भी ये वाला हाइपोटेनियस, ये इसके समांतर क्रम में है, तो ये क्या होगा? आर वाई, ये आर एक्स। तो मान लो हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, मान लो ओ पी और क्यू है। ट्राइंगल ओ पी और क्यू में हम जब देखते हैं तो मान लो ये एंगल कितना है? फाइव मान लो, फाइव। ये कौन से एंगल बनते हैं? अल्टरनेट एंगल्स है ना, ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है ये। तो ये भी कितना होगा? फाइव होगा। तो फाइव के सामने वाली भुजा, जो एंगल बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन, साइन फाइव। ठीक है, और ये क्या हो गया? बेस आर एक्स बट्टा आर cos फाइव। हमें यहां से क्या मिल गया? आर वाई कितना मिल गया? आर साइन फाइव। और यहां से आर एक्स क्या मिल गया? आर cos फाइव। तो ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस डिफाइन होती है। अब हमने यहाँ पे तो कुछ एंगल माना है फाइव, जो ये फाइव जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री से कम ही होता है। तो ये जो फाइव है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए मान लो, या फिर इससे बड़ा हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? तब ये साइन और कॉस बनेंगे नहीं, कंपोनेंट्स में डिवाइड होंगे नहीं। मान लो हमने यहाँ पे 90 डिग्री माना, तो आर वेक्टर से हमने क्या करा था? हमने आर वेक्टर से लंब ड्रॉ किया था, आर वेक्टर से लंब ड्रॉ किया था ना इस पे। अब अक्स अक्स, ये जो आर एक्स है, ये अक्स एक्सिस है, इस पे लंब ड्रॉ करो आर से। बन रहा है क्या? अगर इस पे लंब बनेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे। जो आर वेक्टर से तो नहीं बन रहा, यहां से बन रहा है क्या? अगर यहां से बनाने की कोशिश करोगे, ये आर वेक्टर है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये आर एक्स है, इधर से बनाने की कोशिश करोगे, ये बनाया, ये बनाया, ये क्या 90 डिग्री के बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं? नहीं बन रहे। तो फिर 90 डिग्री, जब फाइव, ये जो फाइव है वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना, तो साइन और कॉस बनेंगे नहीं। साइन और कॉस बनने के लिए क्या जरूरी होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कंपलसरी है बनना, साइन और कोस, टेन कोट सेक कोसेक इनके लिए ना। साइन कोस टेन बन गए तो वो कोट सेक कोसेक तो अपने आप बन जाते हैं, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो ये लंब, आधार, कर्ण, हाइपोटेनियस लंब, हाइपोटेनियस बेस, ये सब बनने भी जरूरी होते हैं। यानी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनना होना होता है, और लंब कोस, सॉरी, लंब, आधार और कर्ण ये बनने होते हैं। बट 90 डिग्री के बाद जो एंगल बनेंगे 90 डिग्री, अगर ये फाइव 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ये सब चीजें नहीं बनेंगी, तो साइन और कॉस बनेंगी नहीं, साइन कॉस अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड होंगे नहीं। तो ये रूल सिर्फ इसे यहाँ पे ही लागू होता है जब जो है वो फाइव जो है वो 90 डिग्री से स्मॉल हो। ओके, समझ में आई बात? तो चलो हम देख लेते हैं इन 2D, 2 डायमेंशन में। तो ये डायग्राम मैंने अभी समझाई था आपको, सेम टू सेम यही बनाया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसके कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई है। ओके, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी बी, ओ पी बी, ठीक है, ओ पी वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर, है ना, ये तुम्हें आता है ना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखा है मैंने। तो ओपी वेक्टर पता है हमें क्या है? ए वेक्टर, ओबी क्या है? ओबी वेक्टर क्या है? ए एक्स आई कैप। ओबी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए एक्स, और ये जो वेक्टर है वो किस तरफ है? एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है, तो इसलिए लिखा आई कैप। और बीपी वेक्टर किस तरफ है? वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए वाई, इसलिए ए वाई जे कैप।
साइन फाइव, यहाँ पे ये जो एंगल है फाइव, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, साइड क्या होती है, लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है, ए वाई बटा ए साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस ए एक्स वाई। तो यहाँ से हमें ए वाई और ए एक्स की वैल्यूज मिल गई। फिर हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए कोस फाइव, ए वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन फाइव। तो ए स्क्वायर साइन फाइव प्लस ए स्क्वायर कोस फाइव, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर वाई कितना होता है, वन होता है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, इसको ऐसे उल्टा करके लिखा है, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या मिल गई, रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। टेन क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए वाई बटा ए एक्स, परपेंडिकुलर ए वाई है, बेस ए एक्स है, तो ए वाई अपॉन ए एक्स, फाइव बराबर टेन इनवर्स ए बाई एक्स। फाइव क्या बता रहा है, फाइव ये एंगल बता रहा है, किससे, एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये फाइव कितना, फाइव एक्स एक्सिस तो एंगल है, ए वेक्टर का एंगल बता रहा है कि एक्स एक्सिस से ये जो ए वेक्टर है वो इतना है। ठीक है, अगर हमें ए एक्स और ए वाई पता है, हमें ए एक्स और ए वाई पता है, तो हम फाइव ज्ञात कर सकते हैं। फाइव क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, किसकी, ए वेक्टर की, वो भी एक्स एक्सिस से। हम जो ये डायरेक्शन है वो साइन और कोस से ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम टेन का यूज करें, कोई जरूरी नहीं हम टेन को यूज में ले, हम साइन और कोस को भी यूज कर सकते हैं। क्यों, हम क्यों नहीं यूज कर रहे साइन और कोस को, मान लो हमें क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में हमें ए एक्स और ए वाई पता है, और हमें बोल दिया कि आप है ना ए वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछिए, डायरेक्शन, हमें ए पूछा ही नहीं। यहाँ पे ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा ही नहीं, हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन पूछी है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो हम, अब हमें ए पूछा ही नहीं, अब हमें साइन और फाई का यूज करेंगे तो हमें तो ए निकालना पड़ेगा, है ना। और इसलिए हम फालतू की माथापड़ी से बचने के लिए हम सीधा सीधा इसका यूज करते हैं। इसलिए हम साइन और कोस का यूज नहीं करें, क्योंकि साइन और कोस बताने के लिए हम पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, ए निकालने के बाद हम साइन और कोस का यूज करके इसका फाई एंगल निकालेंगे। तो इसीलिए हम टेन का यूज करते हैं। तो ये लिखा है, वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन वन और डायरेक्शन यूजिंग इक्वेशन टू व्हेन वी नो द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अगर हमें कंपोनेंट्स पता हो ए वेक्टर के, यानी ए एक्स और ए वाई पता हो, तो हम इक्वेशन वन की हेल्प लेके ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और इक्वेशन टू के हेल्प से हम डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं ए वेक्टर की। ठीक है, देख लो। तो चलो अब हम देख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को थ्री डायमेंशन में, 3D। अब हम आ गए हैं त्रिविमीय दुनिया में। ठीक है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड एक्सिस बनी हुई है। तो यहाँ पे चलो अब हम इनको समझते हैं। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। ये जेड हम ऐसे बना नहीं सकते, इसलिए हमको ऐसे बनानी पड़ी है मजबूरी में। क्या करें, ये एक्चुअल में जेड डायरेक्शन इस तरह है। ठीक है, ये वेक्टर जो है वो पी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, ये ऐसे नहीं है, ये एक्चुअल में ना ऐसे है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वेक्टर ऐसे तब होता है टू डायमेंशन में। अगर हम टू डायमेंशन की बात करें तब ये वेक्टर ऐसे होता है। ये ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई और ए जेड है। ये बने हुए हैं ए एक्स, ब्लू पेन से आप देख रहे हो, ए एक्स ए वाई और ए जेड। हमने पी से वाई एक्सिस पे लंब डाला है, हमने पी से एक्स जेड प्लेन में एक लंब डाला है, एक्स जेड पे लंब डाला है पी से। और ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना आर, इस आर से इस जेड एक्सिस पे लंब डाला है, और इस आर से एक्स एक्सिस पे एक लंब डाला है, ओ से आर को मिलाया है। ठीक है, ओ से आर को मिलाया है, ओ आर एक वेक्टर, ये सभी। अब हम देखते हैं इन त्रिभुज ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर में क्या है, ओपी वेक्टर है। हाँ भाई दिख रहा है ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर किसके बराबर है, ओ आर वेक्टर प्लस आरपी वेक्टर। ओ आर वेक्टर, ये रहा ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर प्लस आरपी वेक्टर, ओ आर वेक्टर प्लस आरपी वेक्टर किसके बराबर है, ओपी वेक्टर के। हमें पता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम जानते हैं हम। इन त्रिभुज ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू में क्या है, ओ आर वेक्टर जो है वो ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर के बराबर है, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर के बराबर है। क्यों, यहाँ पे भी वही नियम लगा है,
लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ओ आर वेक्टर को यहाँ पे रख दो, ओ आर वेक्टर की जो भी वैल्यू है यहाँ पे रख दो। ओपी वेक्टर क्या बन जाएगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ आर क्यू आर वेक्टर प्लस आरपी वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर, क्यू आर वेक्टर, आरपी वेक्टर की वैल्यूज लिख तो देख लो आप, ये क्या क्या है, ए एक्स ए वाई जेड ही तो है। रीअरेंज करके आप लिखोगे, ये ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए एक्स आई किप, ए वाई जे किप, ए जेड की किप। ओके, अब देखो, ए एक्स बराबर ए कोस एल्फा, ए वाई बराबर ए कोस बीटा, ए जेड बराबर ए कोस गामा। अक्स एक्सिस से, यानी जो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर ये अक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ए वेक्टर वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, हवा में है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ये ए वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, इनके बीच जो एंगल है वो गामा है ऐसे, ठीक है। ये अल्फा है और ये बीटा है और ये क्या है, गामा है, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे ऐसे देखो, ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर से हमने वाई एक्सिस पे लंब डाला है, तो ऐसे ही हम इस ए वेक्टर से, मान लो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और चलो ये बनाता हूं मैं एक मिनट। ये जेड, ये अक्स, ये वाई, ये वेक्टर है इसे, ये वो हमारा ए वेक्टर। इस ए वेक्टर से, ये वेक्टर ऐसे है, इस ए वेक्टर से हमने इस पे लंब डाला, हमने इस पे लंब डाला, और हमने इस पे भी लंब डालना है, इस पे भी लंब ऐसे, इस पे भी लंब ऐसे, ऐसे ऐसे लंब डाला, इस पे भी, हाँ, ऐसे ऐसे लंब डाला हमने, इस पे भी ऐसे लंब डाला, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे लंब डाला, इस पे भी हमने ऐसे लंब डाला। तो ये सारे क्या बन गए, ये तीन क्या बने हमारे पास, थ्री राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास तीन समकोण त्रिभुज बने, ट्राइंगल, तीन राइट एंगल ट्राइंगल, तीन समकोण त्रिभुज हमारे पास बने। इन तीनों समकोण त्रिभुज ये इस प्रकार से बनेंगे, देखो हम यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ इसी तरह बनेंगे। ट्राइंगल जैसे ये बना हुआ है ना वाई एक्सिस वाला, ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर से हमने यहाँ पे लंब डाला, ये 90 डिग्री एक एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस, बेस कितना है, ये एंगल है बीटा, बीटा के सामने वाली भुजा साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये क्या अब कौन सी बच गई, ए वाई, यानी ओटी, ओटी क्या है, बेस है, यानी ए वाई, इसका मैग्नीट्यूड है ना कि वेक्टर। ए वाई बराबर क्या हो गया, कोस बीटा। तो ए वाई बराबर क्या हो गया, ए कोस बीटा, ठीक है। तो इसी तरह वो, जैसे मैंने अभी यहाँ के बना के दिखाया था, आपको समझाया था ना, ये इसी तरह इसे राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, समकोण त्रिभुज बनेंगे, और ये ए एक्स और ए जेड की भी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। समझ में आ गया होगा, आप समझ सकते हो। ये कोस एल्फा जो है, ये कोस बीटा जो है, और ये कोस गामा जो है, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस को, डायरेक्शन कोसाइंस को हिंदी में बोलते हैं दिक्कोजा, दिक कोजाएं, दिक कोजाएं, दिक कोजाएं। डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोजाएं क्या होती है, दिक कोजाएं, डायरेक्शन कोसाइंस उन एंगल की कोसाइंस होती हैं, उन एंगल की कोजा होती हैं जो ए वेक्टर से अक्स वाई व जेड के बीच में बन रहे हैं। कौन से एंगल, उन एंगल की कोसाइंस होती है, उन एंगल की कोजा होती हैं जो, वो एंगल जो अक्स वाई जेड से जो एंगल बन रहे हैं, उन एंगल्स की कोजा या कोसाइंस होती हैं। तो अक्स वाई जेड और ए वेक्टर के बीच में कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा की जो कोस है, कोजाएं हैं, कोसाइंस है, वही होती हैं डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोजाएं। तो अब हमें ए एक्स ए वाई और ए जेड मिल गए। अब हम ए एक्स का स्क्वायर करेंगे, ए वाई का स्क्वायर करेंगे,
ए जेड का भी स्क्वायर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर को ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर यहाँ से इस साइड ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बचेगा, कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, बच गया ए स्क्वायर, इधर पक्षांतरण कर दो इसे ऐसे लिखने पर, तो ए बराबर ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसको मान लिया इक्वेशन 7। ये मैंने जो आपको बात समझाई थी वो लिखी हुई, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस दिख को जाए। डायरेक्शन कोसाइंस मींस कोसाइंस ऑफ दीज एंगल दैट मेक्स बिटवीन ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर मतलब कोई वेक्टर है, यहाँ पे हम ए वेक्टर है, हमारे पास ए वेक्टर है, एंड एक्स वाई जेड एक्सिस। वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यूजिंग इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 का हम यूज करके हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पता लगा सकते हैं, एंड डायरेक्शन यूजिंग इक्वेशन 4 5 6 इक्वेशन 4 5 6 का हम यूज करके ए वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटा लेना, ये मैंने एक स्क्वायर समझाने के लिए बताया था, बस स्क्वायर हटा लेना ये, ठीक है। तो अगर हमें एक्स एक्सिस से ये ए वेक्टर कितने एंगल पे है, तो हम इक्वेशन 4 का यूज करेंगे। वाई एक्सिस से ए वेक्टर कितने एंगल पे है, इक्वेशन 5 का यूज करना है। जेड एक्सिस से ए वेक्टर कितने एंगल पे है, तो हमें इक्वेशन 6 का यूज करना है। तो ये जो इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, ये मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।